रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने अनुच्छेद 108 तक देखा हुआ है और अनुच्छेद 108 में हमने संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की हुई थी। तो आज हम उसी के आगे अनुच्छेद 109 और उससे संबंधित और जो आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है। अब धन विधेयक के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। तो अगर राज्यसभा चाहे कि हम धन विधेयक लेके आए तो ऐसा नहीं होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक समय तक रोक नहीं सकती है। अगर लोकसभा में धन विधेयक आया, यहाँ से पास हुआ और राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा उसे 14 दिन में पास कर देगी और 14 दिन से अधिक रोक ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए उसने 14 दिन रोक लिया, 14 डेज रोक लिए उस बिल या विधेयक को, यानी धन विधेयक को, तो वो अपने आप ही पास माना जाएगा कि हाँ उन लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये उठती है कि बताइए, अगर राज्यसभा से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, वो चाहे पास करे चाहे ना पास करे, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो धन विधेयक भेजा ही क्यों जाए राज्यसभा के पास? सीधे सीधे लोकसभा ही पास करके लागू ना कर दे। देखिए, यहाँ पे ये किया गया है कि मान लीजिए हम आपके पास धन विधेयक भेजते हैं, यानी राज्यसभा के पास धन विधेयक भेजते हैं, तो राज्यसभा चाहे तो उस पर कुछ सुधार करवा सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है। और सुझाव लेना गलत नहीं है, हो सकता है वो जो सुझाव दे वो अच्छा ही हो, है ना। इसीलिए धन विधेयक राज्यसभा में भी भेजा जाता है। भले ही उसके पास करने ना करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भेजा जाता है ताकि वो हमें राय दे सके कि उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या नई चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, फिर है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यहाँ पर बात यह कहा गया कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा उसे फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये बात हमारी मानिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा को अगर अच्छा लगेगा तो सुझाव मान लेगी, नहीं तो नहीं मानेगी, वो बाध्य नहीं है। ठीक है, फिर आगे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बारे में जब हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे अनुच्छेद 93 में, तो उनकी जब शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी इस बात की चर्चा हुई थी कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये निर्धारण क्यों किया जाता है कि अगर कोई भी विधेयक मान लीजिए धन विधेयक के नाम पर आया, तो वो पास करवा लिया जाएगा, चाहे वो विधेयक गलत ही क्यों ना हो। इसीलिए निर्धारण करना आवश्यक है कि वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे है, धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, अतः राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं एवं संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता है। देखिए, जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला होता है, तो उसके पहले ही राष्ट्रपति जी को बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी, हम धन विधेयक लाने वाले हैं। तो ऐसे में उनकी पूर्व अनुमति ही ले ली जाती है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। उसके अलावा संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। जब हम संयुक्त अधिवेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने इसकी चर्चा की हुई थी कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। यहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक क्या होता है। संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसके द्वारा टैक्स को घटाने, बढ़ाने तथा खत्म करने का विधेयक आता है। मान लीजिए कोई टैक्स है, उसको कम करना है, या फिर कोई टैक्स है उसको बढ़ाना है, या फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, यही सब धन विधेयक में आते हैं। संचित निधि पर भारित होने वाला धन विधेयक, क्योंकि देखिए, संचित निधि यानी हमारी सरकार के पास जो खजाना है उस पर भारित होने वाला, उस पर प्रभाव डालने वाला। क्योंकि देखिए, अगर सरकार टैक्स घटाएगी तो उसका खजाना घट जाएगा, टैक्स बढ़ाएगी तो उसका खजाना और बढ़ जाएगा, खत्म कर देगी तो भी प्रभावित होगा। यानी संचित निधि पर जो
धन भारित होगा, जो चीज़ें भारित होगी वही धन विधेयक के अंदर आएंगी। ठीक है, फिर हम अनुच्छेद 117 देख लेते हैं, जिसमें वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। वो धन विधेयक था, अलग है, ये वित्त विधेयक है, ये अलग है। इसमें खर्च अर्थात व्यय की भी चर्चा की जाती है। देखिए, जो धन विधेयक होता था उसमें केवल इस बात की चर्चा की गई थी कि टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है कि खत्म करना है। लेकिन जब वित्त विधेयक आता है तो इसमें बताया जाता है कि हम जो धन निकाल रहे हैं संचित निधि से, उसमें कहाँ पे क्या क्या खर्चा हमको करना है, क्या क्या व्यय करना है। ठीक है, यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है और इस पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता था और धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत भी नहीं हो सकता था। लेकिन जो वित्त विधेयक है, इस पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है और यह राज्यसभा भी ला सकती है। तो ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है, इनको भी आप लोग गौर से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो ये अनुच्छेद 117 है यानी वित्त विधेयक, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैटेगरी 1 जिसको अनुच्छेद 117 ए में रखा गया है और दूसरा है कैटेगरी 2 जो कि अनुच्छेद 117 बी में रखा गया है। तो हम पहले कैटेगरी 1 के बारे में देख लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 117 ए में रखा गया है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और महत्वपूर्ण व्यय की चर्चा होती है। देखिए, अनुच्छेद 117 में भले ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता था, लेकिन 117 का जो ए है, कैटेगरी 1 है, वह केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और इस पर महत्वपूर्ण व्यय की चर्चा होती है। मान लीजिए कोई अर्जेंट में धन निकालना है, किसी कार्य पर खर्च करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में कैटेगरी ए के हिसाब से 117 ए का प्रयोग किया जाएगा और धन निकाला जाएगा और महत्वपूर्ण व्यय की चर्चा की जाएगी। ठीक है, फिर है कैटेगरी 2 जो कि अनुच्छेद 117 बी में रखा गया है। इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और यह सामान्य व्यय से संबंधित होता है यानी नॉर्मल खर्चा से संबंधित होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 117 में भी दो पार्ट हैं, दो कैटेगरी हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों में यानी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। देखिए, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना, यानी कि चाहे कैटेगरी ए के विधेयक निकालना हो, मतलब धन निकालना हो, चाहे कैटेगरी बी से, दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति जी को पूर्व सूचना दे दी जाएगी। उसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अब चाहे अनुच्छेद 117 ए के हिसाब से धन निकाला जाए या 117 बी के हिसाब से। उसके अलावा राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। देखिए, जो धन विधेयक होता था उस पर राज्यसभा नहीं बोल सकती थी, ना ही उसको अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन जो 117 आर्टिकल है, चाहे आर्टिकल 117 ए हो चाहे 117 बी हो, दोनों को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। तो ये धन विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।